नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ग्राम न्यायालयों से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर अधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी, तो नवीन पांडे जी आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी देने वाले हैं ग्राम न्यायालयों से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं सीधे नवीन जी से बात करना, उनसे सवाल पूछना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 01206127 पर कॉल करें या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ग्राम न्यायालयों से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इससे संबंधित अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को संसद द्वारा किस उद्देश्य से पारित किया गया और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है इसका? देखिए, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है, इसको जमीनी स्तर पर विशिष्ट ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना के लिए डिजाइन किया गया था। जी। इसका उद्देश्य है लोगों को उनके घर पर या उनके घर के घर पर के बजाय एक्चुअली उनके घर के आसपास समय पर और किफायती तरीके से न्याय प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य कमियों के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित न होना पड़े। जो ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए इस अधिनियम के तहत, उसके मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारी ग्रामीण जनता है उसको न्याय तक पहुंच प्रदान करना, किफायती न्याय प्रदान करना, जो इन लोगों के मामले हैं उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना, साथ ही साथ जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हैं उनको बढ़ावा देना, ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना और ग्रामीण आबादी को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागरूक करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। जी, ठीक है सर। ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान और इस अधिनियम की किस प्रकार इसको किया गया और इसे कौन स्थापित करता है? देखिए, जो ग्राम न्यायालय होते हैं इस अधिनियम के तहत उनकी स्थापना का अधिकार जो है राज्य सरकारों के पास होता है, जो कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना जारी करके और किसी भी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर यदि उपलब्ध नहीं है तो जो समीपवर्ती पंचायतें हैं उनके समूह के लिए, या यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत उपलब्ध नहीं है तो वहां पर जो भी आसपास के पंचायत हैं उनके समूह के लिए जो है ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन जब भी स्थापना करनी होती है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के साथ में परामर्श करना आवश्यक होता है। परामर्श के पश्चात अधिसूचना जारी करनी होती है। साथ ही साथ जो ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उनकी स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके तहत ग्राम न्यायालय अपना कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो भी ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, है ना, वे जो दूसरे न्यायालय स्थापित किए गए हैं जैसे जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर, उनसे अलग होते हैं ये, है ना, और मतलब एडिशनल कोर्ट्स होते हैं और इनका जो कार्य होता है वो एक प्रकार से जो पहले से स्थापित न्यायालय है, रेगुलर कोर्ट्स हैं, उनको सप्लीमेंट करना और उनके कार्यभार को कम करना, इस पर्पज से ये कोर्ट्स काम करते हैं। जी, ठीक है
सर, न्यायाधिकारी जो होता है उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होती है और उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? देखिए, जो न्यायाधिकारी होता है ये ग्राम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। हम्म। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के साथ में परामर्श करके की जाती है। अब जो योग्यता है, योग्यता का मानदंड ये है कि जो भी व्यक्ति न्यायाधिकारी के पद पर नियुक्त होना चाह रहे हैं या आवेदन करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति की आयु 45 वर्ष से कम की होनी चाहिए। 45 वर्ष से ज्यादा आयु यदि होती है तो फिर व्यक्ति जो है अयोग्य हो जाता है इस पद के लिए। साथ ही साथ जो आवेदक है उनकी जो है योग्यता प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम 7 वर्षों से यदि व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं या यदि जुडिशियरी में है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब जो सेवा की शर्तें हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी नियुक्ति कर रही है उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा, तो सेवा की शर्तें भी राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय से परामर्श करके निर्धारित करती है, जो कि ऐसे न्यायाधिकारी के ऊपर लागू होते हैं। जी, ठीक है सर। ग्राम न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार और न्यायिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं क्या होती है? देखिए, जहां तक स्थानीय क्षेत्राधिकार का बात आता है ना, तो वहां पर कानून में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो रीति और सीमाएं तय की गई हैं उसी के तहत क्षेत्राधिकार होगा। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो जिस गांव के लिए या फिर जिस ग्राम पंचायत के लिए उस न्यायालय की स्थापना की गई है, या तो उस ग्राम पंचायत के ऊपर स्थानीय क्षेत्राधिकार होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। तो यदि गांवों के समूह के लिए स्थापना की गई है तो जिन गांवों के समूह के लिए स्थापना की गई होती है उन सभी गांवों के ऊपर क्षेत्राधिकार होता है। तो ये निर्भर करता है कि उस ग्राम न्यायालय की स्थापना किन किन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या किन किन गांवों के लिए किया गया है। वे सारे गांव उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जहां तक न्यायिक क्षेत्राधिकार का मामला आता है तो न्यायिक क्षेत्राधिकार के लिए जो शेड्यूल 1 है अधिनियम का, उसके अंदर ये बताया गया है कि वे कौन कौन से अपराध हैं या कौन कौन से मामले हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करके जिनका निर्धारण ग्राम न्यायालय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 अधिनियम के अंदर उनको रेफर करना होता है। जी, ठीक है। ग्राम न्यायालय किस प्रकार की दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकता है, और कृपया इससे संबंधित अनुसूचियों का भी जिक्र करिए आप। जैसा कि पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि न्यायिक क्षेत्राधिकार के लिए हमें शेड्यूल्स को देखना पड़ेगा। तो इसके तहत जहां तक दीवानी मामलों का प्रश्न उठता है तो दूसरी अनुसूची के भाग 1 में ग्राम न्यायालयों के दीवानी मामलों से संबंधित अधिकार क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसमें जो भी सिविल विवाद है, जैसे कि संपत्ति खरीदने का अधिकार, साझा चारागाह का उपयोग या सिंचाई चैनल से पानी लेने का विनियमन और समय, इस तरह के विवाद जो है ग्राम न्यायालय सुन सकता है। इसी प्रकार दीवानी मामलों में संपत्ति से संबंधित विवाद, जैसे कि गांव और जो कृषि योग्य जमीनें हैं उनके कब्जे से संबंधित, जल का जो चैनल है, जो सिंचाई के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका उपयोग और उससे संबंधित विवाद, कुएं या ट्यूबवेल से पानी निकालने का अधिकार। इसी प्रकार से सिविल मामलों में कुछ और भी विवाद हैं जिनका विचारण ग्राम न्यायालय कर सकते हैं, जैसे कि
जो मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत दावे हो गए या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, व्यापारिक लेन देन या धन उधार से उत्पन्न जो धन से संबंधित मुकदमे होते हैं, भूमि की खेती में साझेदारी से उत्पन्न होने वाले विवाद या ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा जो यदि वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं ग्रामीण, तो वन उपज के उपयोग से संबंधित विवाद, ये सारे वो दीवानी विवाद हैं जिनका विचारण ग्राम न्यायालय कर सकता है। जी। अब बात करते हैं आपराधिक मामलों के क्षेत्राधिकार की। तो आपराधिक मामलों से संबंधित जो क्षेत्राधिकार है वो प्रथम सूची के भाग 1 में निर्दिष्ट किए गए हैं। अब प्रथम सूची के भाग 1 में ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी आपराधिक मामले जिनमें जो सजा का प्रावधान है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय न हो, यानी कि ऐसे मामले जिनमें दंड का जो प्रावधान है वो 2 साल की अवधि से कम होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा होता है या उस अपराध में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है तो उनकी सुनवाई ग्राम न्यायालय नहीं कर सकते। लेकिन जिन मामलों में, जिन अपराधों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें कर सकता है। इसी प्रकार से चोरी के मामले हो गए, लेकिन चोरी के मामले भी ऐसे जहां पर जो चुराई गई संपत्ति है उसकी उसका मूल्य जो है 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20,000 रुपए से कम मूल्य के संपत्ति के चोरी के मामलों की सुनवाई कर सकता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है या चोरी की संपत्ति अपने पास रखता है तो ऐसे अपराधों का भी विचारण कर सकता है ग्रामीण न्यायालय। साथ ही साथ यदि चोरी की संपत्ति को निपटाने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो इस अपराध का भी विचारण कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं अधिनियम जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय अधिनियमों के तहत अपराध होते हैं, जैसे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम। इसके अंदर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनकी सुनवाई कर सकता है। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत यदि क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसका विचारण हो सकता है। साथ ही साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो अपराध होते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में जो बच्चों, माता पिता या पत्नी के भरण पोषण के लिए जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई हो सकता है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली, तो ये सब मामले हैं दीवानी और फौजदारी जिनका विचारण ग्राम न्यायालय कर सकता है। अब ये बताइए कि ग्राम न्यायालय किस प्रकार की दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और इससे जो संबंधित अनुसूचियों का भी आप जिक्र करिएगा। देखिए, जो दीवानी और आपराधिक क्षेत्राधिकार है ग्राम न्यायालय के पास में, इसके लिए हमें अधिनियम की जो अनुसूची है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इनको देखना होगा। जैसे दूसरी अनुसूची के भाग 1 को यदि हम देखें तो ग्राम न्यायालयों के जो दीवानी मामलों से संबंधित अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल है सिविल विवाद जैसे कि संपत्ति खरीदने का अधिकार, साझा चारागाह का उपयोग, सिंचाई चैनल से पानी लेने का विनियमन और समय, संपत्ति से संबंधित विवाद जिसमें गांव या कृषि भूमि उनके कब्जे से संबंधित मुकदमे, जो सिंचाई के लिए जल चैनल का प्रबंधन किया गया है गांव में उनसे संबंधित विवाद, कुएं, ट्यूबवेल इत्यादि से पानी निकालने का अधिकार, इनसे संबंधित विवाद। साथ ही साथ मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, व्यापारिक लेन देन से उत्पन्न पैसों से संबंधित मुकदमे, भूमि की खेती में साझेदारी से उत्पन्न विवाद या ग्राम पंचायतों के जो निवासी यदि वे किसी वन क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं तो उन वनोपज के उपयोग से संबंधित विवाद, ये सारे दीवानी मामले हैं जिनका विचारण ग्राम न्यायालय कर सकते हैं। आपराधिक क्षेत्राधिकार की यदि हम बात करें तो अधिनियम की जो अनुसूची 1 है उसके भाग
भाग 1 में प्रावधान किया गया है कि जो भी ऐसे अपराध हैं जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास का प्रावधान न हो, उनको छोड़कर बाकी सभी आपराधिक जो मामले हैं उनका विचारण कर सकता है। जैसे कि चोरी का मामला हो गया, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है कि जो संपत्ति चुराई गई है उस संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ चोरी की संपत्ति को अपने कब्जे में रखना या प्राप्त करना या चोरी की संपत्ति को बेचना या उसको निपटाने का प्रयास करना, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं उनका भी विचारण ग्राम न्यायालय कर सकता है। साथ ही साथ आपराधिक मामलों में यदि कोई CRPC 125 सेक्शन के तहत पत्नी, बच्चे या माता पिता के पालन और भरण पोषण के लिए आदेश पारित कराना हो, तो ऐसे मामले भी दायर किए जा सकते हैं। शांति भंग करने के इरादे से यदि अपमान किया जाता है धारा 504 के तहत, तो ऐसे मामलों का विचारण भी ग्राम न्यायालय कर सकते हैं जी। इसके अलावा कई ऐसे अधिनियम हैं जिसको केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हुआ है। तो यदि केंद्र सरकार कोई केंद्रीय अधिनियम यदि अधिसूचित किए गए हैं भाग 2 में, तो उनसे संबंधित आपराधिक मामलों का भी विचारण कर सकता है। जैसे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम जी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इनके तहत जो मामले होते हैं उनका भी विचारण ग्राम न्यायालय कर सकते हैं। ठीक है सर, ग्राम न्यायालय में दीवानी मामलों की सुनवाई की क्या प्रक्रिया होती है और क्या ये भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC से भिन्न है, मतलब उससे अलग है? देखिए, इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी मामले ग्राम न्यायालय में स्थापित किए जाएंगे जी, उनके लिए जो प्रक्रिया का पालन करना होगा वह प्रक्रिया होगी जो कि इस अधिनियम के तहत जो इस अधिनियम में जिसके जो नियम और कायदे कानून जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके तहत ही मामलों की सुनवाई होगी। अब आमतौर पर क्या होता है कि दीवानी मामलों में ज्यादातर जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके प्रावधान ही लागू होते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसकी चर्चा सिविल प्रक्रिया संहिता में भी की गई है और साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत भी किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसको छोड़कर वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि इस अधिनियम में उल्लिखित है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। दूसरा, जिसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके मामले का चाहे जो भी मूल्य हो उसका विचार नहीं करना है। जो कोर्ट फीस से संबंधित नियम है वो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब चाहे जितने का भी मामला हो, जो कोर्ट फीस निर्धारित की गई है वो 100 रुपए मात्र निर्धारित की गई है। चाहे आपके वाद का मूल्य जो है चाहे 10,000 हो या 10 लाख हो, आपको कोर्ट फीस 100 रुपए ही देना है और उस हिसाब से आपका वाद जो है स्थापित हो जाएगा। वाद स्थापित करने के बाद में विपक्ष को नोटिस दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि वे अपना पक्ष भी रख सके, लिखित बयान दे सके। लिखित बयान के बाद में सुनवाई की स्थिति जो है निर्धारित की जाती है और फिर उसका डिसीजन कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि ऑर्डर पारित, जो आदेश पारित करने के बाद में बिना किसी मूल्य वसूले हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आदेश की प्रति जो है दोनों पक्षों को प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।